वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं, मैं हाफ ईयरली का 2019 का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो मैं जो करवाने वाली हूँ वो है 2019 का पेपर हाफ ईयरली का। ठीक है कि किस टाइप से पेपर आता है। मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं अपने ही एक अलग से पेपर निकालूंगी, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं आपको पुराने पेपर से सॉल्व करवा रही हूँ। तो 2019 से 2020, 2018 सारे मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ध्यान से समझना कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन से ऐसे दांत हैं जो चीरने फाड़ने में काम आते हैं। कौन से दांत चीरने फाड़ने में काम आते हैं। मैंने 4 तरह के दांत जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने 4 तरह के दांत बताए थे, कृतनक, रदनक, अग्र चरणक और चर्वणक। तो जो मैंने ये भी बताया था कि ऐसे कौन से दांत हैं जो चीरने फाड़ने में काम आते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट पे मैसेज कर देना। तो जो रदनक दांत है, रदनक दांत जो है वो अपने चीरने फाड़ने में काम आते हैं। बाकी के अलग अलग कार्य हैं। मेन जो अपना जो पहला क्वेश्चन आपका है 2019 का वो है कि कौन से दांत है जो चीरने फाड़ने में काम आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नोट करते जाना। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि रक्त के अंदर रक्त का वर्गीकरण, रक्त के विभिन्न समूहों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। रक्त के जो भी अलग अलग वर्ग जो समूह हैं, ब्लड के जो समूह हैं, समूहों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। मतलब जो ब्लड का जो ग्रुप है, रक्त समूह है, उसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ब्लड के ग्रुप का वर्गीकरण किया, समूह किया। अगर आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर मैसेज कर देना। तो कार्ल लैंडस्टीनर कौन था। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर स्टीनर। ठीक है, कार्ल स्टीनर जो था उसने क्या किया था, रक्त के विभिन्न समूहों का वर्गीकरण किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सीएनजी की फुल फॉर्म। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपन जो ये कर रहे हैं ये कौन सा आपका स्थितिज ऊर्जा की अ भाग चल रहा है अपना। कौन सा भाग है, भाग अ। चौथा क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी अवस्था के आधार पर संचित हो जाती है। किसी भी वस्तु के अंदर उसकी ऊर्जा और अवस्था के आधार पर संचित हो जाती है।
वह ऊर्जा जो वह अवस्था के अनुसार संचित हो जाती है। क्या कहलाता है? वस्तु के अनुसार, वस्तु की अवस्था और उसकी स्थिति के अनुसार उसमें संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नोट करना। नवीनीकरण संसाधन के एग्जाम्पल, तो नवीनीकरण संसाधन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पांचवा क्वेश्चन आपका नवीनीकरण का संसाधन का एग्जाम्पल, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये क्या है? नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अनुवांशिक की विविधता क्या है? अनुवांशिक की विविधता की परिभाषा। तो बात करते हैं अनुवांशिक की विविधता की परिभाषा। अनुवांशिक की विविधता क्या होती है कि सजीवों में जनक की संतति से जो अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिकता वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। क्या होता है अनुवांशिक की विविधता? कि जो अनुवांशिकी के जो लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उनमें कुछ चेंज, विविधता मतलब कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। उन लक्षणों के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जो जनक से संतति के अंदर जाते हैं। तो वह क्या कहलाती है? अनुवांशिक विविधता। सजीवों में जनक से लक्षणों का संतति में जाने पर परिवर्तन हो जाना। क्या हो जाना? परिवर्तन मतलब कुछ चेंजेज आ जाते हैं लक्षणों के अंदर, कुछ विविधता आ जाती है, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? अनुवांशिक विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है रुधिर में? रुधिर के अंदर, अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करेगा? तो इसका जो आंसर है, अगर किसी को आ रहा है तो कमेंट में मैसेज कर देना। कौन सा, कहाँ होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण? प्लाज्मा के अंदर होता है।
ब्लड से जो हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। जो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सी प्रतिरक्षा ऐसी है जो एलर्जी में हिस्सा लेती है। एलर्जी की जो क्रियाएं होती है अपनी बॉडी में, जो एलर्जी होती है, तो उसमें कौन सी प्रतिरक्षा हिस्सा ले रही है, कौन सी प्रतिरक्षा काम करती है एलर्जी के लिए, कौन सी प्रतिरक्षा काम करती है। कौन सी प्रतिरक्षा काम करती है, तो आईजीई एक ऐसी एंटीबॉडी है, आईजीई एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो एलर्जी के अंदर हिस्सा लेती है। एलर्जी होने पर आईजीई प्रतिरक्षा वर्क करती है, काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट ए व बी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बी के अलावा, ए व बी के अलावा जो अपनी रक्त कणिका है, ए व बी के अलावा जो रक्त कणिका है उसमें कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं किसके, ए व बी के अलावा, किसमें, रक्त कणिकाओं के अंदर। रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, ए व बी के अलावा रक्त कणिकाओं में और कौन सा प्रतिजन होता है। अगर किसी को आ रहा है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दो। तो जो है RH नामक प्रतिजन, कौन सा प्रतिजन, RH नामक एंटीबॉडी है, प्रतिजन जो है वो ए व बी के अलावा रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये नोट करो पहले ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओम के नियम के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा व विभवांतर के बीच आरेख, विभवांतर के बीच आरेख, ये तो बिल्कुल इजी है और ये सबको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा विभवांतर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी एक छोटा सा आरेख है जो याद रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। एक नंबर इजीली अपन ले सकते हैं, इजीली, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का जो आरेख है ये होगा, बिल्कुल सिंपल आरेख होगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विद्युत धारा व विभवांतर का आरेख 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिर्फ एक लाइन खींचनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विद्युत धारा को अपन किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। विभवांतर को V से डिनोट करेंगे, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपन पार्ट देखते हैं। ये तो हो गए अपने 1 नंबर वाले अभाग, जो अभाग है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। अब देखो बी पार्ट देखो, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। पार्ट बी, भाग बी, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम और उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, वह
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति, और इसके अलावा पृथ्वी के लिए इसके दो महत्व बताओ। पृथ्वी के लिए इसके दो महत्व बताओ। महत्व, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भाग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पृथ्वी के एक तो पहला प्राकृतिक उपग्रह का नाम, फिर कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर कि पृथ्वी के लिए इसके दो महत्व, कि पृथ्वी के लिए क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। पहली चीज, प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या हो गया, चंद्रमा। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे। ब पार्ट के जो आपके क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं। हाल 40 वर्ष पहले एक पिंड के टकराने से हुई। कैसे हुई, एक पिंड के टकराने से, पिंड के टकराने से। दो महत्व बताना इजीली बता सकते हो। 15 चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने महत्व समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया व इस जीवाश्म की आयु की गणना की विधि, कि अपन पता कैसे लगाए कि जीवाश्म कितना पुराना है, जीवाश्म आयु की गणना की विधि। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन। पहला, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया प्लस जीवाश्म की जो कितना पुराना है, इसकी एक विधि है। इसकी एक विधि है जो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको। तो वो उसको पता लगाने की कि जीवाश्म कितना पुराना है, इसकी आयु पता लगाने की एक विधि है, उसकी गणना करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो जो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया तो सबको पता है कैसे होती है। जीवाश्म निर्माण की प्रोसेस क्या है, काफ़ी टाइम से, कितने ही सालों से, पुरानों से जो टाइम से प्राप्त पृथ्वी से निकाले जाते हैं, वह तो हो गए जीवाश्म। जो अवशेष निकाले जाते हैं प्राचीन समय से बचे हुए अवशेष, वो तो क्या हो गए, जीवाश्म हो गए। काफ़ी लंबे समय से पड़े रह के वो जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। प्लस इसकी जो विधि है, जीवाश्म निर्माण की जो विधि है वो है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि एक ऐसी विधि है जिससे अपन किसी भी पुराने से पुराने जीवाश्म का आयु का पता लगा सकते हैं, कितना पुराना है ये, कितना पुराना है, कितना पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला अंतरिक्ष यात्री है, जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, उसका नाम बताओ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्रथम यांत्रिक्ष कौन था, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा गया है। फिर क्या पूछा उसने, पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था, यूरी गागरिन। फिर उसने क्या पूछा कि अंतरिक्ष में भोजन व भारहीनता की रहने की समस्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन आप चैप्टर में जाके देख लेना। मैं अंतरिक्ष यात्री का नाम बता रही हूँ, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गागरिन था। प्लस ये जो अपना अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन, तो अंतरिक्ष में भोजन और भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, वो सुविधाएं बतानी है। तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए। कहाँ पर, राजमार्गों के ऊपर तेज प्रकाश पुंज का यूज क्यों करना चाहिए। राजमार्गों के ऊपर तेज प्रकाश पुंज का
उपयोग क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये चीज़ बतानी थी आपको, ये चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो राजमार्गों का उपयोग क्यों, क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जो अपने से बहुत दूर की वस्तु है वो इजीली अपने को दिख सके, इसके लिए राजमार्गों के ऊपर तेज प्रकाश पुंज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वस्तुएं जो रहती है वो बहुत दूर दूर रहती है, उन दूर की वस्तुओं को अपन क्लियरली स्पष्टली देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट के पीछे जो वाहन होते हैं, जो वाहन है, वाहनों की हेडलाइट के पीछे कौन से दर्पणों का यूज़ किया जाता है। हेडलाइट के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पणों का यूज़ किया जाता है। जो भी वाहनों के पीछे जो हेडलाइट लगाता है ताकि पीछे के दृश्य देख सकते हैं अपन, पीछे के जो आने वाली गाड़ियाँ वगैरह वो दिख सके, उसमें के लिए हेडलाइटों के अंदर कौन से दर्पणों का यूज़ किया जाता है वो आपको लिखना था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उत्तल दर्पणों का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, उत्तल दर्पणों का। हेडलाइट में कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, जो पीछे से आने वाली जो गाड़ियाँ वगैरह है वो इजीली अपन देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नारू रोग के रोगजनक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नारू रोग के रोगजनक का नाम। नारू रोग के रोगजनक का नाम बताना था आपको। यहाँ नारू रोग का रोगजनक कौन है, तो है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिन। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिन। ठीक है, यह नारू रोग का रोगजनक का नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम में पाए जाने वाले दो एल्काइलोड के नाम। अफीम क्या एक तरह से ड्रग है, इसके अंदर कौन से दो अल्कोहल पाए जाते हैं, उनके नाम बताने थे, दो नाम बताने थे आपको। एक तो पहला मॉर्फिन और कोडीन। ये दो ऐसे अल्कोहल है जो अफीम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अफीम के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम बताना था। गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम बताना। क्या नाम था, कैंसर। गुटखा चबाने से होने वाला रोग कौन सा था, कैंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों को क्या करना था, संतुलित करना था, समीकरण संतुलित करनी थी। तो C+O2 CO2, यहाँ नाम भी बताना था कि यह अभिक्रिया कौन सी है और इसको सॉल्व भी करना था। तो नाम क्या था, अनुक्रमणीय। ये कौन सी रिएक्शन थी, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। यह कौन सी रिएक्शन थी, अनुक्रमणीय अभिक्रिया थी। इसके नाम बताने थे। दूसरा एक और हुआ था आपके कि H2O प्लस H2 प्लस O2, ये रिएक्शन कौन सी थी, अपघटनीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी थी, अपघटनीय। यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी थी, अपघटनीय अभिक्रिया थी। इसमें आपको नाम बताने थे, अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि उत्प्रेरक व उत्प्रेरक वर्णक के अंदर आपको अंतर बताना था। उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्णक के अंदर अंतर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था
वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं? वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? और वनों के संरक्षण के लिए 4 उपाय। वनों के संरक्षण के लिए 4 उपाय बताने थे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप इसका आंसर देख लेना चैप्टर 12 में जाके कि वन उपजाऊ की मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं और वनों के लिए संरक्षण के 4 उपाय बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता, जो प्राचीनतम ग्रंथ है अपना, जो प्राचीनतम ग्रंथ है चरक संहिता, वो किस भाषा में लिखा गया था? चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। इसका आंसर क्या था? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। ठीक है, फिर कि आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझाइए। इसके आगे का क्या था कि आनुवांशिकी के संदर्भ में, आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझाइए। क्वेश्चन आपका है टेरिलिन में प्रयुक्त किसी एक लक का नाम बताना है। टेरिलिन के अंदर प्रयुक्त किसी एक लक का नाम, किसमें? टेरिलिन में प्रयुक्त एक लक का नाम क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल। आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। टेरिलिन के अंदर प्रयुक्त एक लक का नाम एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस का सूत्र बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? CH4, मेथेन गैस। मार्स गैस कौन सी? मेथेन गैस, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है? जैविक चिकित्सा अपशिष्ट अपशिष्ट क्या? इससे होने वाले 2 रोगों के नाम बताने थे। तो जैविक चिकित्सा अपशिष्ट क्या है? बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। और तो जैविक चिकित्सा अपशिष्ट क्या है? जिनका जैविक कारकों द्वारा अपशिष्ट होता है, जिनका जैविक कारकों द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। किनके द्वारा? जैविक कारकों के द्वारा होने वाला अपघटन क्या कहलाता है? जैविक अपशिष्ट कहलाता है। फिर इसके 2 रोगों के नाम बताने थे कि जैविक अपशिष्ट से किन 2 रोगों तक? हाइपोटिटेसिस और टिटनेस। आपको जैविक चिकित्सा अपशिष्ट होने वाले 2 रोग क्या है पहली चीज़, और फिर उसके क्या बताने थे? 2 रोगों के नाम बताने थे कि जैविक अपशिष्ट से 2 रोग कौन कौन से हैं। तो पहला कि अपन जैविक चिकित्सा अपशिष्ट क्या है कि जैविक कारकों द्वारा जिनका अपघटन हो जाता है, वह क्या हो गए? जैविक अपशिष्ट। 2 जो रोग थे वो थे हाइपोटिस बी और टिटनेस। हाइपोटिस बी और टिटनेस, ये 2 रोग किससे होते हैं? जैविक अपशिष्ट होते हैं। और जैविक कारकों से जिनका अपघटन होता है वो कौन क्या कहलाते हैं? जैविक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पार्ट सी। भाग सी के जो क्वेश्चन है, अब बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन जो 3-4 नंबरों के हैं। अब देखना, पहला कि मछली में किन पोषक तत्वों मछली में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है? मछली के अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व क्या पाया जाता है?
मछली के अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मछली के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अलवणीय जल की मछलियों के दो उदाहरण। जो अलवणीय जल में रहती है उन मछलियों के दो मछलियों के नाम लिखने थे। राहु और कतला। राहु व कतला, ये कौन सी, ये दो मछलियों के नाम लिखने थे जो अलवणीय जल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका भोजन क्या है? इन मछलियों का भोजन क्या है? यह 4 नंबर के क्वेश्चन है। एक अब पहला भाग, दूसरा भाग, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, जिसमें पहला कि मछली के अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व 1 नंबर का था, फिर कि अलवणीय जल की मछलियों के 2 नाम लिखने थे, और फिर कि इनका भोजन क्या है। इनका भोजन, एक तो इनका भोजन था चावल की भूसी व गेहूं की चापड़। इनका भोजन क्या था? वो चावल की भूसी और गेहूं का चापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जलाशय में मछलियों की अधिकतम उत्पादन कैसे होता है? जो जलाशय के अंदर है, जलाशय में मछलियों का उत्पादन कैसे किया जाता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये 4 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जो 4 नंबर का क्वेश्चन था ये पूरा एक बड़ा, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को अमाशय में अम्लता में प्रयुक्त करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को अमाशय की अम्लता में कैसे प्रयुक्त करते हैं? पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, पहला पॉइंट का। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को जो अम्लता है अपने उदर की अम्लता में कैसे प्रयुक्त करते हैं, ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस देश में औद्योगिक प्रकृति में सल्फ्यूरिक अम्ल को किस देश की औद्योगिक प्रकृति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के आधार पर मापी जाती है? किस देश में औद्योगिक प्रकृति को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग में कैसे मापी जाती है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन गैस को बनाने का नामांकित चित्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस को बनाने का नामांकित चित्र बनाना था। बनाने का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन गैस को बनाने का नामांकित चित्र बनाना था। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र व उसकी पूरी वो वर्णन करना था। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का पूरा वो चित्र बनाना था, जिसमें कुंडली वगैरह लगी हुई है, वलय वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पूरा डायग्राम बना के वह कैसे काम करती है उसका पूरा वर्णन करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 75 किलोग्राम का एक कोई व्यक्ति है जो 25 सेकंड के अंदर एक ऊंचाई चढ़ता है। 75 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है जो 25 सेकंड के अंदर एक ऊंचाई चढ़ रहा है, तो उसकी शक्ति बतानी थी
उसकी क्या बतानी थी, क्या ज्ञात करनी थी अपने को, शक्ति ज्ञात करनी थी। तो उसकी शक्ति का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था। आपका आंसर बनता 150 किलोमीटर। उसकी शक्ति कितनी आती, 150 किलोवाट, 150 किलोवाट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि व्यक्ति के किलोग्राम उसका वजन दे रखा था, वो कितनी टाइम उसका दे रखा था, तो आपको शक्ति का फॉर्मूला लगा के उसकी शक्ति निकालनी थी। कितना, 150 किलोवाट आंसर बनेगा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कि 9 किलोग्राम का गुटके का कोई स्प्रिंग है, घर्षण पृष्ठ पर 4 मीटर सेकेंड के वेग से गतिमान है। 9 किलोग्राम का कोई एक गुटका है जो घर्षण कर रहा है, किस स्पीड से, 4 मीटर सेकेंड की स्पीड से घर्षण कर रहा है। तो अब उस अगर इस जो स्प्रिंग है उसको संपीड़ित किया जाए, जो स्प्रिंग दे रखी है उसको संपीड़ित किया जाए, तो वो क्या आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाती है। विराम अवस्था में आ जाती है तो स्प्रिंग का नियतांक अपने को कितना दे रखा है, स्प्रिंग का नियतांक अपने को दे रखा है 4 × 10⁴ N किलोग्राम। तो अपने को क्या निकालना था, स्प्रिंग का संपीड़न निकालना था। अपने को स्प्रिंग का संपीड़न ज्ञात करना है। स्प्रिंग का संपीड़न क्या होता है, तो स्प्रिंग का नियतांक दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्लस वह किस वेग से गतिमान है, किस वेग, वह भी अपने को दे रखा था। तो जो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 0.089 ग्राम। इसका संपीड़न कितना आता है स्प्रिंग का, निकालने पर संपीड़न आता है 0.089 ग्राम। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, जैव विविधता से क्या अभिप्राय, और जैव विविधता से स्पष्ट कोई दो मतलब जैव विविधता से क्या क्या संकट आ सकते हैं, 2 कारण बताने थे। संकट क्या आ सकते हैं, कितने, 2 कारण बताने थे कि जैव विविधता से कौन कौन से संकट आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, कारण बताने थे 2। जैव विविधता मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, मतलब जीवों का विकास। जैव विविधता मतलब जीवों का विकास होना। जैव विविधता का क्या मतलब हुआ, अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग लक्षणों की उत्पत्ति होना, वही जीवों का विकास है। उससे संकट बताने थे 2, वो लिखना। फिर नेक्स्ट देखो आपकी जो 4 नंबर की क्वेश्चन है, वो पहला आपका देखो, उत्सर्जन क्या है, भाग डी का पहला क्वेश्चन देखो, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, सबको पता होना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्या था। फिर दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपका था मूत्र निर्माण की गुच्छनीय निस्पंदन, मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्पंदन का नामांकित चित्र बनाना था, जो मूत्र निर्माण के गुच्छीय निस्पंदन है उसका डायग्राम बनाना था। ये भी 1 नंबर में बन जाता है, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आपका इसमें था कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का था। पहला उत्सर्जन क्या है, दूसरा गुच्छीय निस्पंदन का नामांकित चित्र, तीसरा मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र डायग्राम तो बहुत इजी है, मुंह पे याद होना चाहिए, बहुत इजी था और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों में स्त्रवण में वृद्धि करता है।
तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा जो पाचक रसों के वृद्धि करता है, पाचक रस में वृद्धि करता है, वो ये भी एक पहला पॉइंट, ये भी 1 नंबर में। फिर नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन था कि तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को परिभाषित करना था। तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को परिभाषित करना था। क्या करना था? तंत्रिका आवेग संधि स्थल को परिभाषित करना था। ये 2 नंबर में, ये 1 नंबर में। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा जो क्वेश्चन था, तंत्रिका की संरचना बनानी थी। तीसरा जो, ये भी 1 नंबर का, तंत्रिका की संरचना बनानी थी। ये 1 नंबर का था। टोटल ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपके, टोटल ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आपको तंत्रिका आवेग संधि स्थल की परिभाषा और तंत्रिका की आपको स्ट्रक्चर बनानी थी, संरचना बनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वर्ग में तत्वों का परमाणु क्रमांक नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट करना था। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि वर्ग में तत्वों का ऊपर से नीचे जाने पर जो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। परमाणु का आकार बढ़ता है। ये कारण बताना था कि परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है। वर्ग में जब ऊपर से अपन नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका आकार क्यों बढ़ता है, आपको इसका रीज़न बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा भाग, कि अष्टक का नियम व अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक का नियम बताना था और इसको समझाना था। पूरा नियम लिखना था, वैज्ञानिक का नाम लिखना था, अष्टक का नियम क्या है आपको उसकी डेफिनेशन बतानी थी। तो वही अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था कि पहले तत्व के बाद हर 8वें तत्व का परमाणु क्रमांक आपस में मैच होता है तत्वों का, वो बताना था आपको, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अथवा में थे, इसके अथवा में जो क्वेश्चन थे वो कौन से थे? पहला कि आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? घटते हैं। क्यों? आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्यों घटते हैं, इसका रीज़न बताना था। अथवा के अंदर ये क्वेश्चन था। दूसरा पॉइंट क्या था इसका? दूसरा भाग का क्वेश्चन क्या था कि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम, आपको त्रिक नियम समझाना था। त्रिक नियम का डेफिनेशन बतानी थी। त्रिक नियम किसने दिया वो बताना था। तो इसके अथवा में कौन से क्वेश्चन थे? कि न्यूलैंड का अष्टक नियम बताना था। आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है उसका रीज़न स्पष्ट करना था, उसका कारण बताना था। लेकिन अथवा में क्या था? अथवा में क्या था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्यों घटता है उसका कारण। और दूसरे पॉइंट में क्या था कि त्रिक का नियम स्पष्ट करना था आपको। त्रिक नियम बताना था, किस वैज्ञानिक ने दिया वो बताना था। ठीक है, तो ये 2019 का पूरा पेपर मैंने बताया है आपको, सॉल्व भी करवाया है। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियोस डाल रखी है मेरे चैप्टर्स की, आप उसमें जाके देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिसकी मैंने नहीं बताए, छोटे छोटे क्वेश्चन के मैंने सारे आंसर बता दिए। बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने थोड़े नहीं बताए। ठीक है,
तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी चैप्टर्स के, आप वहाँ जाके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे सभी के। ठीक है, तो अभी 2019 का पेपर मैंने क्लियर करवा दिया, मैं करवाने वाली हूँ नेक्स्ट 2020 और 21-22 के पेपर्स में क्लियर करवाऊँगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ, बने रहना।